गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बहुलक पॉलीमर्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुलक क्या होते हैं और किसे कहते हैं बहुलक, और पॉलीमराइजेशन क्या होता है और बहुलकों का वर्गीकरण आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक बहुलक पॉलीमर्स। प्यारे विद्यार्थियों, बहुलकों का हमारे दैनिक जीवन में बड़ा महत्व है। मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में जो बहुलक है उनका बहुत बड़ा योगदान है। देखो, बहुलकों की उपयोगिता को हम दैनिक जीवन में इस तरीके से देख सकते हैं कि जो टायर होता है ना, टायर और ट्यूब को अगर हम अपनी जिंदगी में से निकाल दें तो जो मानव की जो सामान्य गतिविधियां हैं वो रुक जाएगी। जो मानव की जो उन्नति है वो अवरुद्ध हो जाएगी। और जो टायर और ट्यूब होते हैं ना, ये एक प्रकार की रबड़ होते हैं और ये बहुलक है अपने आप में। टायर और ट्यूब क्या है? टायर और ट्यूब एक बहुलक है। इसी प्रकार से जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का हमारे दैनिक जीवन में ढेरों उपयोग है। तो प्लास्टिक एक बहुलक होता है। प्लास्टिक का उपयोग प्लास्टिक का सामान बनाने में करते हैं, जैसे बाल्टियां बनाते हैं, प्लास्टिक के पाइप बनाते हैं और बच्चों के जो खिलौने होते हैं वो रंग बिरंगी प्लास्टिक उसके लिए यूज़ की जाती है। तो जो प्लास्टिक होती है वो बहुलक होती है। ऐसे ही जो विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में बहुलकों का उपयोग किया जाता है। मशीनों के कल पुर्जे बनाने में, गियर बनाने में, सील बनाने में बहुलकों का उपयोग किया जाता है। तो जो बहुलक होते हैं और जो वस्त्र हम पहनते हैं ना, सिंथेटिक वस्त्र जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के बनाने में विभिन्न प्रकार के बहुलक उसमें यूज किए जाते हैं। सिंथेटिक वस्त्र जो होते हैं वो बहुलक होते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो बहुलक होते हैं हमारे दैनिक जीवन में वो कितने उपयोगी हैं। ऐसे ही देखो, घरों में जो रंग बिरंगे पेंट्स करते हैं, वो रंग बिरंगे पेंट्स जो होते हैं वो उनमें से अधिकांश जो होते हैं ना, बहुलक होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताई बहुलकों की हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है। अब हम देखते हैं कि बहुलक होते क्या है। बहुलक पॉलीमर्स। बहुलक ग्रीक शब्द पोलीमेरोस से बना है। जो पॉलीमर वर्ड है ये ग्रीक भाषा के शब्द पोलीमेरोस से बना है, जिसका मतलब होता है, पोली का मतलब होता है मैनी बहुत सारे, मर का मतलब यूनिट मतलब इकाइयां, भाग। तो बहुलक शब्द पोलीमेरोस से बना है जिसका अर्थ है बहुत सी छोटी इकाइयां, है ना। पोली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट, मतलब बहुत सी छोटी इकाइयां या बहुत से छोटे भाग। बहुलक उच्च आणविक द्रव्यमान वाले, जिनका जो आणविक द्रव्यमान होता है ना वो 10 की पावर 3 U से 10 की पावर 7 U होता है। मतलब आणविक द्रव्यमान बहुत उच्च होता है। बृहद अणु होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमर उच्च आणविक द्रव्यमान वाले बृहद अणु, मैक्रोमोलिक्यूल्स। बृहद अणु को अंग्रेजी में बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिनका निर्माण बड़ी संख्या में छोटे छोटे सरल अणुओं के संयोग से होता है।
तो बहुलक क्या होते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बहुलक उच्च आणविक द्रव्यमान वाले बृहद अणु, बड़े अणु होते हैं जिनका निर्माण बड़ी संख्या में छोटे छोटे सरल अणुओं के संयोग से होता है। और जिन सरल अणुओं के संयोग से बहुलक बनता है उनको एकलक, मोनोमर कहते हैं, है ना। जिन सरल अणुओं के संयोग से बहुलक बनता है एकलक कहलाते हैं। बहुलकों में एकलक सह संयोजी बंधों से जुड़े रहते हैं। जो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स में जो मोनोमर होते हैं ना, वो एक दूसरे से सह संयोजी आबंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक आपका बहुलकीकरण या बहुलकन, पॉलीमराइजेशन। ये बहुलक बनने का जो प्रक्रम होता है ना, उसी को कहते हैं बहुलकीकरण या बहुलकन, पॉलीमराइजेशन। क्या होता है पॉलीमराइजेशन, बहुलकन या बहुलकीकरण? वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु समान या भिन्न प्रकार के, जो सरल अणु होते हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं और भिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं। तो वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु परस्पर संयोग करके उच्च आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान हो सकता है 10⁻³ से 10⁻⁷ U, यूनिफाइड मास, आणविक या परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करने की इकाई है U, का एक बृहद अणु बनाते हैं, बहुलकन कहलाता है। बहुलकन, पॉलीमराइजेशन क्या होता है? वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु समान या भिन्न प्रकार के परस्पर संयोग करके उच्च आणविक द्रव्यमान का एक बृहद अणु, मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, बहुलकन कहलाता है। तथा इस प्रक्रम के फलस्वरूप बने उच्च आणविक द्रव्यमान के यौगिक को बहुलक, पॉलीमर कहते हैं। यानी कि उच्च आणविक द्रव्यमान का जो बृहद अणु बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसे पॉलीमर कहते हैं। जिन सरल अणुओं के संयोजन से बहुलक बनता है उनको क्या कहते हैं? उनको एकलक कहते हैं। और बहुलक में जो एकलक होते हैं ना, बहुलक एकलकों से बनता है, बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में सरल अणु आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं? उच्च आणविक द्रव्यमान का बृहद अणु बनाते हैं, जिसे कहते हैं बहुलक। पॉलीमराइजेशन को इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं कि एकलकों का परस्पर संयुक्त होकर बहुलक बनाने का प्रक्रम बहुलकीकरण कहलाता है। जो सरल अणु होते हैं, मोनोमर्स, उनका बड़ी संख्या में परस्पर संयुक्त होकर के, हजारों लाखों की संख्या में परस्पर संयुक्त होकर के बहुलक बनाने का प्रक्रम बहुलकीकरण कहलाता है। समान प्रकार के एकलक अणुओं से बने बहुलक समबहुलक कहलाते हैं, होमोपॉलीमर्स। अगर बहुलक एक ही प्रकार के अणुओं से बना हुआ है, एक ही प्रकार के एकलक अणुओं से बने बहुलक को क्या बोलते हैं? समबहुलक, होमोपॉलीमर कहते हैं। और भिन्न प्रकार के एकलक अणुओं से बने बहुलक को सहबहुलक कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। समबहुलक क्या होते हैं और सहबहुलक क्या होते हैं? देखो, जैसे यहां पर ये एथिलीन के n अणु लिए हैं। n जो होते हैं, n अणुओं की संख्या हजारों लाखों में हो सकती है।
एथिलीन के बहुत सारे अणु 350 केल्विन से 570 केल्विन टेम्परेचर पर 1000 से 2000 वायुमंडल ताप पर, मतलब इन परिस्थितियों में एथिलीन के बहुत सारे अणु आपस में संयुक्त होकर के ये एक बृहद अणु बनाते हैं, जिसे कहते हैं पॉलीएथिलीन। देखो बहुलक, ये पॉलीएथिलीन क्या है, ये बहुलक है, और बहुलक बनने के प्रक्रम को ही कहते हैं बहुलकीकरण। और बहुलक क्या होता है, बहुलक उच्च आणविक द्रव्यमान का बृहद अणु होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, जिसका निर्माण बड़ी संख्या में सरल अणुओं से होता है। जैसे एथिलीन के हजारों लाखों की संख्या में अणु परस्पर संयुक्त होकर के, इन परिस्थितियों में परस्पर वो संयुक्त होकर के एक बृहद अणु मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, जिसे बोलते हैं पॉलीएथिलीन। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक उच्च आणविक द्रव्यमान का एक बृहद अणु होता है, जिसका निर्माण बड़ी संख्या में सरल अणुओं के परस्पर संयुक्त होने से होता है। अच्छा, इसी प्रकार से देखो यहां पे ये उदाहरण दिया हुआ है, ये है 1,3-ब्यूटाडाइन, इसके n अणु लिए हुए हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH। और हाँ, एक चीज और देखिए, देखो ये अणु आपस में जुड़ते कैसे हैं। देखो जैसे यहाँ ये एथिलीन का अणु है, यहां से ये बॉन्ड टूटता है, तो बॉन्ड टूटने पर एक संयोजकता इस कार्बन की खाली होती है, एक संयोजकता इस कार्बन की खाली होती है। इसी प्रकार से जो अन्य अणु होते हैं ना, उनमें ये बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड, सभी अणुओं में से डबल बॉन्ड टूटता है, तो एक एक संयोजकताएं प्रत्येक कार्बन की खाली होती है, और ये जो खाली संयोजकताएं होने की वजह से अणु आपस में जुड़ करके वो क्या वृहद अणु बना लेते हैं। देखो ये पहले वाला कार्बन है जिसकी एक संयोजकता खाली होती है, लास्ट वाला कार्बन जिसकी एक संयोजकता खाली होती है ना। तो ये बनता है इस प्रकार से, ये मैक्रोमोलिक्यूल बनता है। देखो ऐसे ही ये ब्यूटाडाइन है, और ये स्टाइरीन है, स्टाइरीन, ये बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH2। देखो जब ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन को सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनकी अभिक्रिया कराते हैं ना, तो इनके अणु, और ये लेते हैं ब्यूटाडाइन 75% और स्टाइरीन को लेते हैं 25%, तो इनके अणु आपस में संयुक्त होकर के, बहुत सारे अणु आपस में संयुक्त होकर के एक बृहद अणु बनाते हैं, बृहद अणु यानी कि बहुलक बनाते हैं, जिसे का नाम होगा ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर। ये जो बहुलक बनता है ये एक रबर होती है, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर, और या इसे ब्यूना एस रबर भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्यूना एस रबर भी इसको कहते हैं। तो बहुलक क्या होता है, क्या होते हैं बहुलक, और बहुलकन किसे कहते हैं, अब ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। बहुलक क्या होते हैं, बृहद अणु होते हैं। कैसे बनते हैं, बड़ी संख्या में सरल अणु आपस में संयुक्त होकर के बहुलक का, बृहद अणु का निर्माण करते हैं। और बहुलकन किसे कहते हैं, एक लकों का परस्पर संयुक्त होकर के बहुलक बनाने का प्रक्रम ही कहलाता है बहुलकीकरण। और एक चीज और आपने लिखी कि समान प्रकार के एक लक अणुओं से बने बहुलक कहलाते हैं समबहुलक। देखो यहाँ पर ये जो बहुलक बनता है ये केवल एक प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है, तो ये क्या है, पॉलीएथिलीन, या इसे पॉलीथीन भी कहते हैं। वही है ये पॉलीथीन, जो प्लास्टिक की जो थैली होती है ना, वो यही होती है पॉलीथीन। तो ये क्या है, समबहुलक है, क्योंकि एक ही प्रकार के अणुओं से निर्माण होता है पॉलीएथिलीन का। और ये क्या है, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर, ये क्या है, सहबहुलक है, क्योंकि इसका निर्माण भिन्न प्रकार के अणुओं से होता है। तो ये तो बात हुई बहुलकीकरण या बहुलकन की। अब
अगला टॉपिक है आपका बहुलकों का वर्गीकरण। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, देखो बहुलक क्या होते हैं, बहुलक मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं बहुलक। ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल आर नॉट पॉलीमर। यानी कि सभी बृहद अणु नहीं सॉरी सभी बहुलक, सभी पॉलीमर बृहद अणु होते हैं, लेकिन सभी बृहद अणु पॉलीमर नहीं होते। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। जैसे हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन एक बृहद अणु होता है, लेकिन वो पॉलीमर नहीं होता। तो इसीलिए कहा है कि ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर। और जो पॉलीमर वर्ड है, पॉलीमर वर्ड बर्जीलियस ने दिया था। किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। और पॉलीमर बनाने का श्रेय WH कैरोथर्स, वैज्ञानिक का नाम है WH कैरोथर्स, को जाता है। तो अब नेक्स्ट अगला टॉपिक आपका बहुलकों का वर्गीकरण। बहुलकों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। जैसे स्रोत के आधार पर, बहुलक का स्रोत क्या है, किससे बहुलक प्राप्त हो रहा है, स्रोत के आधार पर, और संरचना के आधार पर, और आणविक बहुलकों में आणविक बलों के आधार पर, और बहुलक किस प्रकार से बनते हैं, मतलब जो पॉलीमराइजेशन के प्रकार के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं बहुलकों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर। देखो स्रोत के आधार पर बहुलक तीन प्रकार के होते हैं। पहले प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल पॉलीमर। दूसरे संश्लेषित बहुलक, सिंथेटिक पॉलीमर। अर्ध संश्लेषित बहुलक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। पहले वाला जैसे ये है प्राकृतिक बहुलक, नाम से ही पता चल रहा है ये बहुलक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं। ये पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं? जैसे प्रोटीन, जैसे स्टार्च, है ना। प्राकृतिक बहुलक क्या? प्रोटीन, है ना, स्टार्च और सेलुलोस, रबर, न्यूक्लिक अम्ल आदि प्राकृतिक बहुलक होते हैं। प्राकृतिक बहुलक क्या? वे बहुलक जो नेचुरली पाए जाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। और देखो ये जो रबर होती है ना, रबर आइसोप्रीन का बहुलक होती है। जो प्राकृतिक रबर जो होती है ना, वो आइसोप्रीन का बहुलक होती है। देखो आइसोप्रीन का सूत्र ये होता है CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके n अणु, n हजारों की संख्या में अणु, n का जो मान है ये है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन है ना। आइसोप्रीन के बहुलकीकरण से, पॉलीमराइजेशन से, ये जो रबर का पेड़ होता है उसमें होता है आइसोप्रीन, उसके पॉलीमराइजेशन से ये बनता है पॉली आइसोप्रीन, है ना। ये बॉन्ड यहां से टूटता है, ये यहां से, ऐसे बहुत सारे अणु, एक संयुक्ता इसकी खाली होती है, एक इसकी, तो ऐसे ही अन्य अणुओं की संयुक्ताएं खाली होती है और वो अणु आपस में खाली संयुक्ताओं से जुड़ जाते हैं। तो ये आइसोप्रीन का बहुलक बनता है CH2, ये बॉन्ड टूट गया, C, अब एक संयुक्ता इसकी खाली हुई, ये बॉन्ड टूटेगा, एक इसकी, तो ये बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, है ना। यहाँ पे CH3 लगाइए और ये CH2, इसकी संयुक्ता खाली छोड़िए का होल N।
तो ये बनता है पोली आइसोप्रीन है ना। ये क्या होती है? प्राकृतिक रबर। ये होती है प्राकृतिक रबर। तो जो बहुलक होते हैं, बहुलकों को स्रोत के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटते हैं। प्राकृतिक बहुलक वे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, न्यूक्लिक अम्ल, है ना, रबर। ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं। और जो रबर होता है, रबर किसका बहुलक होता है? रबर जो होता है ना, ये प्राकृतिक रबर जो होता है ना, ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अब देखते हैं संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक वे बहुलक होते हैं जो कृत्रिम विधियों के द्वारा मानव निर्मित होते हैं। जिनका निर्माण कृत्रिम विधियों के द्वारा किया जाता है, ऐसे बहुलक कहलाते हैं संश्लेषित बहुलक। जैसे संश्लेषित बहुलक जैसे पॉलीथीन या कहते हैं इसको पॉलीएथिलीन, जैसे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे पॉलीस्टाइरीन, है ना, पॉलीस्टाइरीन, है ना। ये कहलाते हैं संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक जो कृत्रिम विधियों से बनाए जाते हैं। अब अर्ध संश्लेषित बहुलक, ये बहुलक देखो, जैसे नाम से पता चल रहा है अर्ध संश्लेषित, है ना, बहुलक मतलब पूर्ण रूप से संश्लेषित नहीं होते, ये अर्ध संश्लेषित बहुलक। ये वे बहुलक होते हैं जो प्राकृतिक बहुलकों से रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा बनाए जाते हैं। अर्ध संश्लेषित बहुलक प्राकृतिक बहुलक के रासायनिक परिवर्तन से बनाए जाते हैं। जैसे सेलुलोज नाइट्रेट, है ना। सेलुलोज देखो, सेलुलोज जो होता है ये प्राकृतिक बहुलक होता है, सेलुलोज। और नाइट्रेट सेलुलोज से सेलुलोज नाइट्रेस वो कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाया जाता है। तो जो सेलुलोज नाइट्रेट होता है ये एक अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है। इसे गन कोटन भी कहते हैं। गन कोटन विस्फोटक पदार्थ होता है, तो ये एक अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है। इसी प्रकार से सेलुलोज डाइएसिटेट, ये एक अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है। इसको रेयॉन भी कहते हैं, रेयॉन। और इसका उपयोग जो है वो धागा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से जो बहुलक होते हैं ना, स्रोत के आधार पर उनका वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाता है। तो ये तो बात हुई स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। अब देखते हैं संरचना के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय बहुलक, लीनियर पॉलीमर्स। दूसरे होते हैं शाखित श्रृंखला बहुलक, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। और तीसरे होते हैं तिर्यक बंधित या कहते हैं नेटवर्क अथवा जालक बहुलक, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो रेखीय बहुलक क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रेखीय बहुलकों में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर लंबी तथा सीधी श्रृंखलाएं बनाते हैं। जो रेखीय बहुलक होते हैं उनमें जो एकलक इकाइयां होती है ना, वो आपस में जुड़ करके लंबी तथा सीधी श्रृंखला बनाते हैं। रेखीय बहुलक में बहुलक श्रृंखलाएं एक के ऊपर एक गड्ढों की तरह व्यवस्थित होती है। देखो ये बहुलक श्रृंखलाएं हैं। बहुलक श्रृंखलाएं एक के ऊपर एक गड्ढों की तरह व्यवस्थित होती हैं। ऐसे बहुलकों के गलनांक, क्वथनांक और तनन सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ
उच्च होती है, क्योंकि ये भली प्रकार से संकुलित होते हैं, पैक्ड होते हैं। जो बहुलक श्रृंखलाएं होती है ना, वो एक के ऊपर एक गड्ढों की तरह व्यवस्थित होने से ये भली प्रकार से संकुलित होते हैं। तो उस वजह से इनके गलनांक, इनके घनत्व, इनकी जो तनन सामर्थ्य होती है वो उच्च होती है, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन आदि। दूसरे, शाखित श्रृंखला बहुलक क्या होते हैं? वे बहुलक जिनमें मुख्य श्रृंखला से जुड़ी हुई, मुख्य जो बहुलक श्रृंखला होती है, मुख्य श्रृंखला से जुड़ी पार्श्व श्रृंखला पाई जाती है, शाखित बहुलक कहलाते हैं। ऐसे बहुलक भली प्रकार संकुलित, पैक्ड नहीं होते हैं। ऐसे बहुलकों का गलनांक, उनका घनत्व, उनकी तनन सामर्थ्य कम होती है, जैसे एमिलोपेक्टिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन और कम घनत्व वाली पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। जैसे ये देखो, ये मुख्य बहुलक श्रृंखला है, मुख्य बहुलक श्रृंखला से जुड़ी हुई ये शाखित श्रृंखला है। तो वे बहुलक जिनमें मुख्य श्रृंखला से जुड़ी पार्श्व श्रृंखला पाई जाती है, शाखित बहुलक कहलाते हैं। ऐसे बहुलक भली प्रकार से संकुलित नहीं होते, पैक्ड नहीं होते। इनके गलनांक, इस वजह से इनके गलनांक, इनके घनत्व, इनकी जो तनन सामर्थ्य होती है वो कम होती है। अब तीसरे वाले वेरी इंपॉर्टेंट, तिर्यक बंधित या नेटवर्क, या इनको कहते हैं जालक बहुलक, क्रॉस लिंक बहुलक क्या होते हैं? इन बहुलकों में कई रेखीय श्रृंखलाएं परस्पर तिर्यक बंधों, क्रॉस लिंक के द्वारा जुड़कर त्रिविम जालक बना लेती है ना, एक नेटवर्क बना लेती है। इन बहुलकों में कई रेखीय श्रृंखलाएं आपस में जुड़ करके, तिर्यक बंधों द्वारा आपस में जुड़ करके त्रिविम जालक बना लेती है। ये बहुलक तब बनते हैं जब एकलकों में 2 या 3 क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। जालक संरचना के कारण ये बहुलक बहुत कठोर एवं भंगुर होते हैं, जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक आदि। देखो, इस जैसे संरचना ये दी हुई है, ये बहुलक श्रृंखलाएं हैं। ये बहुलक श्रृंखलाएं आपस में क्रॉस लिंक, तिर्यक बंधों के द्वारा जुड़ करके ये त्रिविम जालक बना लेती हैं। और जालक संरचना के कारण ये जो बहुलक होते हैं, इनके जो ये बड़े कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। और त्रिविम जाल, ये जो त्रिविम जालक बहुलक होते हैं, तिर्यक बंधित या नेटवर्क बहुलक कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक आदि। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको कई इंपॉर्टेंट बातें बताई। बहुलक क्या होते हैं, बहुलकीकरण क्या होता है, और बहुलकों के प्रकार बताए मैंने आपको स्रोत के आधार पर और संरचना के आधार पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, नमस्कार।